वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश में आज HP PGT इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया था। इसी के तहत हमने पहले इसके ग्रामर सेक्शन को देख लिया था। अब हम यहाँ पर आपके समक्ष लाए हैं इसका जो B.Ed पोर्शन रहता है 20 क्वेश्चंस का, उसे आपके समक्ष लाया है। ठीक है, यहाँ पर वैसे तो हमने पूरी कोशिश की है कि जो सही उत्तर हो वही आपके समक्ष लाया जाए, परंतु कई बार क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं एक दो, तो आप लोग भी बता सकते हो कि किसका क्या सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, पूरा कॉपरेट आपको करना है। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा जो PGT B.Ed पोर्शन है उसके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं और हिंदी ग्रामर के लिए भी नोट्स तैयार किए गए हैं। अगर आप में कोई इंटरेस्टेड है इन्हें लेने के लिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो नोट्स से काफ़ी फ़ायदा रहता है अंतिम समय में रिवीजन करने के लिए, और अधिकतर क्वेश्चन हमारे नोट्स से ही बन रहे हैं, ये भी आपको बता दूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं 51। मैं हिंदी माध्यम में पढ़ूंगा, आप इसका देखिए पॉज करके इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्ववादी शिक्षा की वकालत करने वाले एक शिक्षक द्वारा अपनाए जाने वाले रुख को दर्शाता है। तो यहाँ सही विकल्प होना था बी, मूल्य व्यक्तिपरक और व्यक्तिगत हैं, तो बी सही है। यहाँ पर सीरीज़ मेरे पास सी सीरीज़ है, आपके पास 24 सीरीज़ हो तो उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन था 52, गांधीवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो जो गांधीवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य था तो वह मनुष्य की उन्नति, क्या था, मनुष्य की उन्नति, वर्गहीन समाज का निर्माण नहीं था, मानव एवं जागृत समाज का विकास ये था कहीं हद तक, परंतु जो सभी के लिए मुक्ति ये ऐसा कुछ नहीं था। मनुष्य की उन्नति ये सबसे महत्वपूर्ण था यहाँ पर। ठीक है, मनुष्य की उन्नति होना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 53, इसमें क्या पूछा गया है, संविधान के किस संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। तो संविधान का 42वां संशोधन था, इसके तहत लाया गया था। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पर भी होगा, काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित के प्रमुख प्रभाव को अस्थायी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अस्थायी क्रम में, तो यहाँ पर जो अस्थायी क्रम होगा तो वो होगा BCAD, अर्थात धर्म, राजनीति, लोकतंत्र, आधुनिकीकरण, ये क्रम। बी सही होगा यहाँ पर इस ऑप्शन में। 55, इसमें क्या पूछा गया 55 में, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार जो विकास का सिद्धांत नहीं होगा तो वो है विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया की ओर आगे बढ़ने का सिद्धांत। क्या है, जो विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया की ओर आगे बढ़ने का सिद्धांत है ये विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत, ये तीनों ही विकास के सिद्धांत होंगे सिवाय सी के। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56, इसमें क्या पूछा गया है, 1500 विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश है। तो 1500 विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश थी, क्या थी ये, तो ये था उच्च शिक्षा में छात्र नामांकन में वृद्धि सुनिश्चित करना। क्या था, 1500 विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश थी कि उच्च शिक्षा में छात्र नामांकन में वृद्धि सुनिश्चित करना, तो बी यहाँ पर सही होगा। इंश्योर इंक्रीज इन स्टूडेंट एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, स्थिर सीखने के संचालक कंडीशनिंग सिद्धांत के अनुसार सबसे प्रभावी। तो क्वेश्चन क्या था हमारा यहाँ पर, फिफ्टी 56 का होगा बी, 56 का बी ना, तो 57 का सी। स्थिर सीखने के लिए सीखने के संचालक कंडीशनिंग सिद्धांत के अनुसार सबसे प्रभावी सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही होगा तो वो है सी, परिवर्तनीय अनुपात सुदृढ़ीकरण। अगला क्वेश्चन 58, इसमें क्या पूछा गया है, सीखने के लिए कंडीशनिंग दृष्टिकोण में प्राकृतिक अप्राकृतिक उत्तेजना
प्राकृतिक उत्तेजना का अनुसरण करती है? बी सही होगा यहाँ पर। 58 का बी। 59 है यहाँ, इसमें क्या पूछा गया है? जिला स्तर पर निम्नलिखित में से किस संस्था को प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों के लिए सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो ये होगा आपका डाइट। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर, डाइट। जेबीटी केंद्र भी इन्हें कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपने। अगला है 60 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सेवाकालीन शिक्षा में गुणवत्ता सुधार से संबंधित है? तो यहाँ देखिएगा, सही जो विकल्प ठहरेंगे तो वो होगा विकल्प ए। तो सही नहीं है विकल्प। यहाँ पर देखिए, कौशल विकास कार्यक्रम सही होगा ये। फिर है प्रेरणा प्रशिक्षण, ये भी सही है। और योग्यता विकास के लिए सूक्ष्म सिमुलेशन, ये भी सही होगा। तो जो सही कोट यहाँ पर होगा सी। बी डी ई इस प्रश्न के सही विकल्प होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिएगा, इसमें क्या पूछा गया है यहाँ? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से शिक्षा के नीति निर्माण और गुणवत्ता निर्माण पहलुओं से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ देखिए, तो इसमें जो सही होगा तो वो होगा, एक तो NCERT, एक NCERT है, दूसरा SCERT है, तीसरा NCTE। ठीक है, ये 3 होंगे। तो सही जो विकल्प होगा यहाँ पर तो वो होगा बी, 3, 4 और 5। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 62। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास का आधार नहीं है? तो जो कौन सा पाठ्यक्रम विकास का आधार नहीं होगा, तो ये आर्थिक, किसी स्तर पर आर्थिक नहीं होगा। बाकी मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और समाजशास्त्री तौर पर तो होगा ही। 62 का बी। अगला क्वेश्चन देखिए 63। इसमें क्या पूछा गया है? 63 में एक शिक्षक उन शिक्षार्थियों के लिए एक समूह के लिए उपचारात्मक कक्षाएं आयोजित करने की योजना बना रहा है जो पाठ्यक्रम में पिछड़ रहे हैं। उपचारात्मक कक्षाओं के लिए छात्रों का चयन करने के लिए शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करना चाहिए? तो ये होगा नैदानिक मूल्यांकन। एक शिक्षक उन शिक्षार्थियों के एक समूह के लिए उपचारात्मक कक्षाएं आयोजित करने की योजना बना रहा है जो पाठ्यक्रम में पिछड़ रहे हैं, अर्थात वो पाठ्यक्रम को कवर नहीं कर पा रहे, वो उससे पीछे रह रहे हैं। उपचारात्मक कक्षाओं के लिए छात्रों का चयन करने के लिए शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करना चाहिए? नैदानिक मूल्यांकन। इसे कहा जाता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 64। इसमें क्या पूछा गया है? सीखने के लिए मूल्यांकन में शामिल है। सीखने के लिए मूल्यांकन में शामिल है आपका शिक्षण अधिगम से पहले और उसके दौरान और बाद में मूल्यांकन, सही है। फिर है औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रियाएं, ये भी सही होगा। छात्रों के लिए फीडबैक और सीखने सिखाने की प्रक्रिया, ये भी सही होगा। सी सही विकल्प सही है यहाँ पर, 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन देखिए 65। क्या पूछा गया है? ऑडियो और वीडियो संचार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विभिन्न स्थानों में व्यक्तियों के बीच वास्तविक समय दूरस्थ सहयोग का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल भी होगा। क्योंकि देखिए आसान प्रश्न था। इसमें कहा गया था, मान लीजिए यहाँ पर मैं बैठा हुआ, ठीक है, और आप बैठे हो अपनी जगह, जहाँ पर मान लीजिए कुल्लू मंडी, शिमला, जहाँ पर भी आपका स्थान है, और एक तीसरा व्यक्ति है। जरूरी नहीं कि 3 बंदे ही हो, जितने भी व्यक्ति हों, 2, 4, 10, 20, 40 जितने भी हो, अगर हम एक साथ कोई बातचीत करना चाहते हैं तो उससे किस तरह से कर सकते हैं, और कर रहे हैं तो उसे उस माध्यम को क्या माध्यम कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे, जैसे हम मान लीजिए ऑनली बात कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं बात फ़ोन में भी, ठीक है। और हमने अगर किसी को देखना भी हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अर्थात जैसे कि हम यूट्यूब पे भी यूट्यूब पे तो सिर्फ एक तरफ से होता है, वन वे होता है। जूम हो सकता है, आपका जूम ऐप हो गया, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी अब फैसिलिटी है कि आप मीटिंग अरेंज कर सकते हो। फिर आपका टेलीग्राम पे भी ये व्यवस्था है, यहाँ पर भी आप कर सकते हो। इसी के साथ साथ कई और ऐप भी हैं, वहाँ पर भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये कहने का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है 66। इसमें क्या पूछा गया है 66 में?
मॉड्यूल एक ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप होगा विकल्प भी इस तरह से देखिए फुल फॉर्म पूछी जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप आगे आपकी परीक्षा है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपने तैयारी करनी है। मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट, ये होगी इसकी फुल फॉर्म, ठीक, मॉड्यूल की। तो यहाँ पर देखिएगा जो निर्देशात्मक डिज़ाइन ढांचे के ADDIE मॉडल में संक्षिप्त नाम ADDIE, इसमें जो अंत में है आई और ई निम्नलिखित से संबंधित होंगे। तो ये होंगे आपके विकल्प बी, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, विकल्प बी, आई और ई का ये संबंध होगा। यहाँ पर हिंदी में होगा कार्यान्वयन और मूल्यांकन, बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस TQM का स्तंभ नहीं माना जाता? किसे? तो किसे नहीं माना जाता है? हितधारकों का प्रबंधन, इसे TQM का स्तंभ नहीं माना जाता। बाकी ग्राहक फोकस, कर्मचारी की भागीदारी और निरंतर सुधार, इन्हें माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गुणवत्ता ढांचा नहीं है? अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी फ्रेमवर्क इन इंडिया? तो इसमें जो सही विकल्प होगा तो वो होगा NAAC भी होता है आपका, NIRF ये भी होता है, कई जगह UGC भी करता है आपकी एक्रेडिटेशन, गुणवत्ता की जांच करता है। तो जो इसमें NBA है इसकी संभावना मुझे है कि सी इसका सही विकल्प होगा, ठीक है। परंतु जो ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आपको फिर बता दूंगा इसका कि इसका कौन सा सही होगा। तो 69 का मेरे हिसाब से सी सही विकल्प होगा, क्योंकि NAAC भी करता है, NIRF भी करता है, UGC भी करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। तो जो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होगा तो वो होगा सभी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दृष्टिकोण, व्यवहार, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम और वातावरण को बदलना, बी सही होगा यहाँ पर, ठीक है, बी। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। पूरी कोशिश की कि आपको सही उत्तर दिए जाएं, फिर भी कहीं पर अगर 19-20 का हो तो आप कॉपरेट करिएगा। बाकी नोट्स